अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो थ्योरी का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 3 का, वो है एप्लीकेशन ऑफ ब्लास्टिक मिसाइल्स। ब्लास्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं, डिफाइन मैंने लिख दी है, छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए हैं पूरे टॉपिक के, जो आपको प्रिपेयर करने में भी आसानी होगी। ब्लास्टिक मिसाइल्स क्या होते हैं जी? अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल्स को ब्लास्टिक मिसाइल्स कहा जाता है। ब्लास्टिक फ्लाइट क्या होती है? देखिए, अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल को ब्लास्टिक मिसाइल कहा जा रहा है। अनपावर्ड और अनगाइडेड से मुराद ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉम्ब है, उसको पिन को मैंने पुल किया और उसको थ्रो कर दिया। अब ना तो उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आप जहां मर्जी जिस तरफ चाहें थ्रो कर सकते हैं, और ना ही उसकी कोई पावर है कि इसने इतने डिस्टेंस तक ही जाकर गिरना है। बस आपकी जितनी इनिशियल फोर्स होगी उतनी फोर्स को गेन करके वो जहां पर भी जितना दूर जाकर वो गिर जाएगा। ये ब्लास्टिक मिसाइल्स कहलाया, ये अनपावर्ड कहलाया और अनगाइडेड कहलाया। और जितनी देर वो हवा में रहा वो क्या? ब्लास्टिक फ्लाइट कहलाया। A plastic flight in which a body is given just initial push and then it moves under the action of gravity and inertia। देखिए, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब आप किसी भी ब्लास्टिक मिसाइल को थ्रो कर देते हैं तो वो मूव करता है किस वजह से? इनिशियल पुश की वजह से जो हमने दिया, और ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड और इनर्शिया की वजह से फॉरवर्ड। ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड मूव करता है, ये बात तो बड़ी आसानी से क्लियर हो जाती है क्योंकि ग्रेविटी चीज़ों को हमेशा डाउनवर्ड ही अट्रैक्ट करती है। लेकिन इनर्शिया की वजह से वो फॉरवर्ड क्यों मूव करती है? क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, ब्लास्टिक मिसाइल को थ्रो करेंगे, तो वो अपने इनर्शिया की वजह से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो हम क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली थ्रो करते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से किसी भी हाइट में से डाउनवर्ड भी जा रहा है और फॉरवर्ड भी जा रहा है। ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री क्या है? कि वो पाथ जो फॉलो किया गया ब्लास्टिक मिसाइल की तरफ से, उसे ब्लास्टिक ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। मोशन की टाइप्स क्या हैं? अ ब्लास्टिक मिसाइल मूव्स एज अ रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशंस। जो ब्लास्टिक मिसाइल है वो मूव करता है दो इंडिपेंडेंट मोशंस की सुपरपोजिशन की वजह से। A straight line inertial flight in the direction of launch। कि स्ट्रेट लाइन इनर्शियल फ्लाइट है कि जिस डायरेक्शन में आपने लॉन्च किया उस डायरेक्शन में वो अपनी इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट मूव करता है। अ वर्टिकल ग्रेविटी फॉल, ये बात आप जानते हैं कि जब आपने एक प्रोजेक्टाइल को या एक ब्लास्टिक मिसाइल को, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की ही एग्जांपल है ब्लास्टिक मिसाइल, तो वो दो एक्सिस में मूव कर रही है। एक स्ट्रेट लाइन इनर्शियल फ्लाइट है इन द डायरेक्शन ऑफ लॉन्च और दूसरा वर्टिकल ग्रेविटी फॉल। बाय लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से एक ऑब्जेक्ट अपनी उस डायरेक्शन को बरकरार रखता है जिस डायरेक्शन में उसको थ्रो किया गया, और उसकी उस डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी स्पीड कांस्टेंट भी है। वो बात आपको लास्ट लेक्चर में ये एक्सप्लेन कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्सेस को निगलेक्ट किया हुआ है। इस वजह से उसने कहा कि बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया एन ऑब्जेक्ट शुड सेल स्टेट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ थ्रॉन at constant speed equal to its initial speed, particularly in empty space। empty space से मुराद यही है कि किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं हो रही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल अल्टर द स्ट्रेट पाथ इनटू अ कर्व ट्रैजेक्टरी। लेकिन आप ये माने कि जो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अल्टर कर देती है स्ट्रेट पाथ को, किसके अंदर? कर्व ट्रैजेक्टरी के अंदर। और ऐसा ही है प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपने यही डिस्कस किया हुआ कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देते हैं तो स्ट्रेट जाने की बजाय उसका पाथ कर्व हो जाता है। उसकी वजह यही है कि
ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड खींचना शुरू कर देती है। शेप्स ऑफ ट्रेजेक्टरीज कैसी? देखिए, अगर हम ये बात मान लें कि अर्थ फ्लैट है, ना अर्थ स्फेरिकल है ना अर्थ इलिप्टिकल है, हम सरफेस को फ्लैट कंसीडर कर लें, तो शॉर्ट रेंज के ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाएगा तो वो पॉइंट ऑफ लॉन्च से लेकर पॉइंट ऑफ बिफोर हिटिंग द ग्राउंड तक का जो पॉइंट है वो पैराबोलिक पाथ कहलाएगा, पूरा पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे ड्रैगलेस प्लास्टिक ट्रेजेक्टरी की और अर्थ को स्फेरिकल मान लेंगे, तो हम ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ के अगेंस्ट मूव कर रहा है उसका पाथ इलिप्टिकल है। हम ये कहते हैं कि एरोडायनामिक फोर्सेस अगर एक्ट करें तो सर क्या होगा? सवाल बनता है। एट हाई स्पीड एंड फॉर लॉन्ग ट्रेजेक्टरीज, देखिए शॉर्ट रेंज पर हम इस बात को निगलेक्ट कर सकते हैं, ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रही, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी मिसाइल शॉर्ट रेंज के लिए नहीं, लॉन्ग रेंज के लिए भी बनाया जाता है। तो जब लॉन्ग रेंज के लिए भी मिसाइल्स को तैयार किया जाएगा तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं, किस तरह कह सकते हैं कि एरोडायनामिक फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है? होती हैं। तो फिर द एयर फ्रिक्शन नॉट नेग्लिजिबल एंड समटाइम्स द फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन इज मोर देन ग्रेविटी। देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाज औकात लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के अंदर ऐसा भी हो जाता है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा है। तो फिर वो ये कहता है कि उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। देन क्या करना है हमें? इट इज कंप्लीटली अनरियलिस्टिक टू निग्लेक्ट एरोडायनामिक फोर्सेस। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है ये तो फिर हकीकत से आरी बात हो जाएगी कि हम एरोडायनामिक फोर्सेस को निग्लेक्ट मान लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। It undergoes complicated motion due to air friction and wind etc. Consequently, the angle of projection cannot be found by the geometry of the situation at the moment of launching. देखें, कहता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कभी कभार हमें नहीं पता लगता जब हम पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग पर मौजूद हों। The actual flights of missiles are worked out to high degree of precision and the results are contained in tabular form. कहता है पहले से ही इंजीनियर्स इस पर काम करके एक टेबल की शक्ल में रिजल्ट्स फाइंड करके रख लेते हैं कि 45 डिग्री के ऊपर अगर हम किसी भी मिसाइल को थ्रो करते हैं इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उसने कितनी रेंज कवर करनी है, कितनी हाइट कवर करनी है और कितना टाइम लेना। अगर 30 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो रिजल्ट्स क्या हैं, अगर 60 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो रिजल्ट्स क्या है। तो उसने ये कह दिया कि एक्चुअल फ्लाइट्स ऑफ मिसाइल को वर्क करके हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ रिजल्ट्स को टेबल की फॉर्म में कन्फाइन कर दिया जाता है और वो मौजूद होते हैं। The modified equation of trajectory is too complicated to be discussed here. इस बात का मतलब ये है कि जब हम एरोडायनामिक फोर्सेस को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उनके इन्वॉल्व हो जाने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उनको हम आपके लेवल पर, एफएससी के लेवल पर डिस्कस नहीं करते। इसलिए कहा गया कि प्लास्टिक मिसाइल्स के जो यूजेस हैं वो शॉर्ट रेंज है, ये वॉरफेयर का मेजर एलिमेंट है। अब जंग हो रही है, मिसाइल्स को थ्रो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसको लगा दिया जाएगा बम थ्रो करने में, क्यों? क्योंकि जो उसकी ताकत ज्यादा है तो इस वजह से उसको थ्रो करने के लिए लगाया हुआ, ऐसा नहीं। ये तमाम एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती हैं चीजें और इनके टेबल्स मौजूद होते हैं, मैथमेटिकली प्रूव्ड होती हैं और फिर इनके ऊपर वर्क किया जा रहा होता है। लॉन्ग रेंजेस के लिए फिर यूज किए जाते हैं पावर्ड और गाइडेड मिसाइल्स, जैसा कि हमारे पास ड्रोन है। अमेरिका देखिए ड्रोन करता है, अब तो चाइना की भी ड्रोन है, हर मुल्क ने अपनी ड्रोन बना ली है, टेक्नोलॉजी इस हद तक मतलब फैल चुकी है। तो बताने का मकसद ये वो पावर्ड भी है और गाइडेड भी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि टारगेट को अप्रोच करके हिट कहाँ पर करना है, कितने डिस्टेंस के बाद हमारा टारगेट आ जाएगा, कितने टाइम में हम उसको अप्रोच कर लेंगे। तो ये चीज़ें अनपावर्ड, ये चीज़ें पावर्ड और गाइडेड है और लॉन्ग रेंज के लिए की जाती है। अमेरिका अपने मुल्क से ड्रोन भेजकर पाकिस्तान में दाखिल कर देता है, किसी भी मुल्क में दाखिल कर देता है, तो उससे इससे मुराद ये है कि वो लॉन्ग रेंज डिस्टेंस को कवर करने की सलाहियत रखते हैं मिसाइल्स। तो ये लास्ट टॉपिक था जो सिंपली हम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे।
आप लोगों ने बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए तैयार करना है। तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करनी है। देखिए सबसे पहली जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक पर भी ये देख सकते हैं। हमारे पास जो पहली एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज शोन इन फिगर। देखिए ये आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा दिया गया। ये एक ऐसी कार का है जो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है। कहता है बताएं कि इस कार की मोशन कैसी होगी और उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है। किस तरह बताना है, कहता है इस ग्राफ की मदद से। देखिए ग्राफ में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ। ए से बी तक हमें नजर आ रहा है, ग्राफ को देखकर हम समझ रहे हैं कि ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन का मतलब था, जब मैंने आपको ग्राफ का टॉपिक समझाया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसका जो ग्राफ आता है वो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आता है। तो ए से बी तक अगर एक कार या बॉडी मूव करके जा रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। बी से सी तक हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो हमें यह समझ आती है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या मूव कर रही है कार। सी से डी तक हम ये पॉइंट देख सकते हैं, सी से डी तक हम इस बात को समझ सकते हैं, सी से डी तक हम ग्राफ को ये देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर रिटार्डेशन का अमल हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। तो अब सिंपल है, हमने मोशन को तो डिस्कस कर लिया कि किस तरह की रहेगी ड्यूरिंग द होल पाथ। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। ए से बी तक अगर एक बॉडी मूव करके गई है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 20। देखिए पॉइंट बी के सामने जो पॉइंट है वर्टिकल एक्सिस पर वेलोसिटी का वो 20, हमने 20 पुट कर दिया। पॉइंट बी पर जो टाइम इंटरवल है वो 5, तो हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आगे भी एक्सेलरेशन। सी से डी तक का जिक्र देखें तो सी से डी तक हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, देखिए सी पर वेलोसिटी वही है और सी पर जो टाइम इंटरवल है वो आपके पास क्या है, सी से डी तक। सी से डी तक का जो टाइम इंटरवल है वो 15 से 20 तक का है, तो 15 से 20 तक का इंटरवल 4 है, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया -5। अब एक चीज आपको मैंने टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज में भी दी थी कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो हमारे पास 3 तरह के एरिया हैं, ए बी एफ ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, बी सी ई एफ ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, सी डी ई ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अगर इन तीनों एरियाज को हम सम अप कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा जो कि इस ऑब्जेक्ट ने, इस कार ने कवर किया है। सेकेंड एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है कि एक 1500 kg की कार मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड पर चली जाती है, कितने टाइम में, 3 सेकंड में। कहता बताएं कितनी रिटार्डिंग फोर्स लग रही है। तो F क्रॉस T इज इक्वल टू MVF माइनस MVF, सिंप्लीफाई हुआ तो 2.5 किलो न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स रिटार्डिंग है। देखिए ये 3.3 एग्जांपल हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेट कर रही है। ऊपर 3.2 एग्जांपल जो थी वो हमारे पास इंपल्स से रिलेट कर रही थी, और जो हमारे पास 3.1 एग्जांपल थी वो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले टॉपिक से ली गई थी। तो हम थर्ड एग्जांपल की स्टेटमेंट को रीड करने लगे हैं। 2 spherical balls of 2 kg and 3 kg masses are moving towards each other with the velocity of 6 meter per second and 4 meter per second respectively। जो 2 kg की बॉल है वो 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, जो 3 kg की बॉल है वो 4 मीटर पर सेकंड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। What must be the velocity of the smaller ball after collision? कहता है बताएं जो 2 kg वाली बॉल स्मॉलर है, कहता है उसकी वेलोसिटी क्या होगी टकराने के बाद, और जो
हैवी मास वाली है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी टकराने के बाद 3 मीटर पर सेकंड, यानी एक की वेलोसिटी बता दी गई टकराने के बाद, दूसरे की हमसे पूछी जा रही है। नो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया 0। क्यों? क्योंकि m1 2 है, v1 6 है, m2 3 है, v2 -4 है। अब सवाल आपका यहां पर यह बनता है कि सर स्टेटमेंट में तो माइनस का तस्करा नहीं है, आपने यहां पर माइनस क्यों लिखा? तो देखें उसकी वजह यह है कि हमारे पास स्टेटमेंट में है कि मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो अगर एक बॉल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है तो दूसरी लाजमन नेगेटिव में मूव कर रही होगी, क्योंकि वो अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर है, तो इसलिए साइन नेगेटिव हो गया, आंसर आ गया 0। तो इससे एक बात साबित होगी, द मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0 है। तो फिर आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होना चाहिए? सिंप्लीफाई करते हैं, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है स्मॉलर मास वाली बॉल की, तो m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। m1 2 है, v1 प्राइम मालूम करना है, m2 3 है, v2 प्राइम उसने दे दिया -3। माइनस क्यों लगाया? मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉल्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर है, टकराने के बाद भी वो अपोजिट ही मूव करेंगी। आंसर आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखें सिंप्लीफाई करने पर आंसर हमारे पास आ चुका कि वो बॉल टकराने के बाद जो पहले 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, किससे मूव करने लगेगी? 4.5 मीटर पर सेकेंड से। थैंक यू।